हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम इस सीरीज में डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सिर्फ वो करंट अफेयर्स ही नहीं, सिर्फ वो न्यूज़ ही नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी रीसेंट न्यूज़ होती है उन सभी को हम कवर करते हैं। आज की डेट है 28 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2020 कोहोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर हाउ मेनी इंडियन फर्म्स आर लिस्टेड। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है हमारा WEF, इनके द्वारा जो है एक लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट का नाम है कोहेन ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है इसमें कितनी इंडियन फर्म्स का नाम है या फिर कितनी भारतीय फर्म की जो है उसमें आए हैं, लिस्ट में आए हैं। तो ये करीब 2 है। हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद रहना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक है, तो इनके द्वारा हमने देखा ये 2020 की कोहोर्ट टेक्नोलॉजी पायनियर्स लिस्ट निकाली गई है। टोटल इसमें करीब 100 यानी कि 100 जो है टेक्निकल फर्म्स को अवार्ड दिया गया है जो कि लीडर्स रही हैं कार्बन कैप्चर में, ऑल्टरनेटिव मीट एंड सर्कुलर इकोनॉमीज में। मतलब ऐसी फर्म्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने में हेल्प करती है, उनको जो है लिस्ट किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, करीब 100 फर्म्स है जिनको लिस्ट किया गया है, पर इनमें से 2 इंडियन फर्म्स हैं, वो है जेस्ट मनी और है स्टेल एप्स। क्या है? जेस्ट मनी और स्टेल एप्स। इस लिस्ट को पहली बार निकाला गया था, पहली बार लॉन्च किया गया था सन 2000 में, और इस साल यानी कि 2020 में इसकी जो है 20th लिस्ट निकाली गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसे जो है फॉर्म किया गया था 1971 में। ये हेडक्वार्टर्ड है हमारा स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड है, इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर क्लॉस श्वाब। मिस्टर क्लॉस श्वाब, ये नाम आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रीसेंट न्यूज़ की हम बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ था, इन्होंने अनाउंस किया था कि 2021 में ये एक ट्विन समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? ट्विन समिट, जो कि होने वाला है डावोस में। इसके साथ आपको रिमेंबर करना है इसकी थीम। तो थीम इसकी है द ग्रेट रिसेट। द ग्रेट रिसेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फैक्ट आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ समय पहले इन्होंने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो इस इंडेक्स को निकाला गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया था स्वीडन ने, और इंडिया का रैंक भी आपको याद रहना चाहिए, वो है 74th। तो ये हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अगला सवाल है कि विच ऑटोमोबाइल कंपनी पार्टनर्ड विद करूर व्यास बैंक फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग। यानी कि कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने लचीले वित्त पोषण के लिए करूर बैंक के साथ भागीदारी की है। तो ये किया गया है बाय मारुति सुजुकी। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग। तो अच्छी और इजीली फाइनेंस करने के लिए जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंसिंग करवाने के लिए ये इस तरीके का पार्टनरशिप किया गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। तो रिसेंटली इनकी एक कार जिसका नाम है ऑल्टो, इसे जो है 16th टाइम इन अ रो यानी कि 16वीं बार बेस्ट सेलिंग कार के रूप में जो है नवाजा गया था, बेस्ट सेलिंग कार। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने रिसेंटली लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स भी अनाउंस किए थे, डेवलप किए थे। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके जो चेयरमैन कौन है, तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन है मिस्टर आर सी भार्गवा। मिस्टर RC भार्गवा, ये हेडक्वार्टर्ड है हमारी न्यू दिल्ली में। अब हम देखते हैं करूर व्यास बैंक के बारे में। तो ये बैंक है हमारा हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे? तमिलनाडु में। करूर व्यास बैंक तमिलनाडु में हेडक्वार्टर्ड है, और इसके CEO है हमारे मिस्टर PR शेषाद्री। ओके, तो हमने क्या देखा? मारुति सुजुकी और करूर व्यास बैंक का इस तरीके का एक पार्टनरशिप। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि इंडिया को $750 मिलियन का लोन दे रहा है फॉर इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो हमारे जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए, मदद करने के लिए कौन सा ऐसा बैंक है जो कि हमें $750 मिलियन का लोन दे रहे हैं? तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ देख रहे हैं हम 750 मिलियन का लोन। ठीक है, तो इसके पहले भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $500 मिलियन का लोन लिया हुआ है, और इन सभी जितने भी हमने लोन लिए हैं AIIB से, तो टोटल हमारे करीब 3.6 बिलियन का लोन हो जाता है
फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो AIIB ये हेडक्वार्टर है हमारी बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। तो बीजिंग चाइना में ये हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो इसके हेड हैं, इसके जो चेयरमैन है वो है जिन लिकिन। ओके, तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा इसे जो है फॉर्म किया गया था 2016 में और करेंटली इसके 102 मेंबर्स हैं, यानी कि 102 मेंबर्स। तो ये हमने देखा 750 मिलियन का लोन जो कि दिया जा रहा है बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अगला हमारे पास सवाल है एक और बैंक के बारे में जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वहां पे AIIB था, ये हम देख रहे हैं ADB के बारे में। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज, या फिर जो हमारे एशियाई विकास बैंक है इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना परसेंट द्वारा अनुबंधित किया है। तो इनके अकॉर्डिंग 4% जो है हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। कितनी? 4% फॉर द ईयर 2021। तो 2021 में इनके हिसाब से 4% हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पर इनके हिसाब से जब 2022 आएगा, 2022 तक हम 5% की जो है रिकवरी कर सकते हैं। इनकी ये ऐसी प्रेडिक्शन है। ऐसी हमने एक प्रेडिक्शन देखी थी फिच के बारे में। तो फिच के अकॉर्डिंग हमारी 2021 में कॉन्ट्रैक्शन होने वाली थी 5%। तो ये आपको याद रखना है और उनके हिसाब से हम जो है रिकवर करने वाले हैं 2022 में एट द रेट ऑफ 9.5%। ये हम फिच की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में और ये हेडक्वार्टर है हमारी मनीला, फिलीपींस में। और इसके हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर मासात्सुगु आसाकावा। कौन है? मासात्सुगु आसाकावा। ओके, रिसेंट अगर न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने करीब 177 मिलियन डॉलर्स दिए थे महाराष्ट्र को कि अपनी जो है रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। इसके अलावा 346 मिलियन डॉलर्स भी इन्होंने महाराष्ट्र को दिए थे, पर ये पावर सेक्टर के लिए दिए थे। तो ये हमने देखा अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अबाउट देयर रिसेंट प्रोजेक्शन। इसके बाद हमारे पास सवाल है कि वोल्कान बोस्किर इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच बॉडी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के ये नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इन्हें नियुक्त किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एक्चुअली जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। इसके अलावा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम UNSC भी कहते हैं। फिर है इकोसॉक, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर है ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ये आपके जो है स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनाइटेड नेशंस के। तो टोटल 6 है, जिसमें से एक हमने देखा UNGA, और इन्हीं के जो है प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है वोल्कान बोस्किर को। UNGA की बात करें तो ये हमारा हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसे फाउंड किया गया था 1945 में। अगला हमारा एक और क्वेश्चन है और ये भी रिलेट करता है यूनाइटेड नेशन से। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उन सभी को आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इंडिया हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र का गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आपको बताना है कितने सालों के लिए। तो ये है 2 years। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल के लिए हमें अपॉइंट किया गया है। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया को अपॉइंट किया गया है एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। यहाँ पे अगर UNGA देते तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, इसलिए भी आपके लिए वो जो हमने बॉडी वाला क्वेश्चन देखा था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए कितने सालों के लिए किया गया है, तो 2 साल। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए किया गया है। हमारा टर्म चलेगा फॉर 2020 to 22 और 21 to 22 एंड ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2021 से। इस डेट से जो है हमारा टर्म स्टार्ट होगा। इसके अलावा देखिए वोटिंग होती है कि जब भी हम ये इस तरीके की पोजीशन वगैरह जीतते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग सिस्टम चलती है। टोटल यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं हमारी फेवर में करीब 184 वोट्स आए थे और इसी के साथ हमने जो है ये पोजीशन में जीत हासिल की।
इंडिया को अगर मेंबरशिप मिली है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है, तो ये आई है फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि इंडिया को नॉन परमानेंट सीट किस एरिया से मिली है, तो वो है एशिया पैसिफिक कैटेगरी। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। अगर आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते और आपको बोला जाता कि इसमें से ऑड वन आउट निकालिए या फिर ABC टिक कीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है पहली बार इलेक्ट नहीं हुआ है, इन सभी ईयर्स में इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया के साथ साथ ऐसी और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्हें जो है अपॉइंट किया गया है, जिन्हें इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये है आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। क्या है? आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। इन तीनों को इंडिया के साथ साथ एज नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है, ठीक है। हम क्या देख रहे थे? UNSC के बारे में। UNSC में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कितने? 5 और 10, यानी कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एनीवे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स, तो वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, USA। ये हमारे हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि हम जो है इलेक्ट हुए हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हम 2 साल के लिए हुए हैं, जिसका टर्म स्टार्ट होगा 2021 से 22 के लिए। इसके बाद हमने देखा कि हम जो है जीते हैं 184 वोट से। ये जो बॉडी है, ये इसमें करीब 193 मेंबर्स हैं। हम जीते हैं फ्रॉम दी एशिया पैसिफिक कैटेगरी, और ये पहली बार नहीं है कि हम जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे, इन तीनों को इलेक्ट किया गया है अलॉन्ग विद इंडिया। इसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इस बॉडी में। एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हम रिवाइज करें तो इंडिया की तरफ से इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस किन्हें अपॉइंट किया गया था? मिस्टर TS तिरुमूर्ति को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। मिस्टर TS तिरुमूर्ति, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। अब हमने जो है पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड रिवाइज कर लिया है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। इस डे को आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद अदर अब्यूजेस डे। देखिए काफी सारे हमने अब्यूज रिलेटेड डेज को रिवाइज किया था, तो उनके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि हम 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये आता है 12 जून को। फिर हम देखते हैं 2 जून को, 2 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, वो आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा हम 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। तो ये सभी जो है हमारे जून में ही आते हैं, ठीक है। तो 12 जून, 2 जून, 15 जून और यहाँ हमने देखा 19 जून। अगला सवाल है कि विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड मास्क डे, तो किस सरकार ने मास्क डे मनाया है? तो ये मनाया गया है कर्नाटका के द्वारा। क्या दिन की बात कर रहे हैं हम? मास्क डे के बारे में, ठीक है। तो मास्क डे बाय कर्नाटका, हम देख रहे हैं यहाँ पे मैप में कर्नाटका। तो यहाँ के हमारे CM है मिस्टर BS येदियुरप्पा, और हमारे यहाँ के गवर्नर है मिस्टर वाजूभाई वाला। कैपिटल आप सभी को पता है, वो है बैंगलोर। रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक ऐप रिलीज किया गया था जिसका नाम है गेट सेट गो। ये आपको याद रखना है, ये सभी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए था। इसके अलावा आपदा मित्र एक ऐप है, वो भी आपको याद रखना है, आपदा मित्र। ये एक तरीके की हेल्पलाइन है, सॉरी ये ऐप नहीं है, ये हेल्पलाइन है। इसके अलावा एक स्कीम थी जिसका नाम था जन सेवक। तो जन सेवक में क्या है, जितना भी होम डिलीवरी वगैरह करवानी है उसके लिए इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट ऑल द रीसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कर्नाटका। अगला सवाल है कि मिस्टर KR सच्चिदानंदन ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वॉज अ रिनाउंड हु। तो KR सच्चिदानंद ये एक काफी फेमस फिल्म डायरेक्टर थे।
KR सच्चिदानंद, ये जो है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी रिनाउंड एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सरल स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउस लोन। क्वेश्चन है कि किस बैंक ने किफ़ायती घर ऋण के लिए सरल योजना को जो है शुरू किया है। तो इस योजना को शुरू किया गया है बाय ICICI। इस योजना की हम बात करें तो करीब जो है ऐसे लोग जिनकी 6 लाख पर एनम से कम इनकम होती है, उनमें भी विमेन हो गई, हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गई, या फिर ऐसे लोग जो कि मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, उन सभी लोगों को जो है ये बेनिफिशरीज हो जाएंगे इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, जैसे कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 35 लाख होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट रेट करीब 7.98% के आसपास होगा, आपका टेन्योर यानी कि कितने समय के लिए आप लोन ले सकते हैं वो करीब 20 साल का हो सकता है। तो इस तरीके के जो है इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं अंडर दी सरल योजना। हम यहाँ बात कर रहे हैं ICICI की, तो ये हमारा बैंक है हेडक्वार्टर्ड मुंबई में, और इसके हमारे MD एंड CEO है मिस्टर संदीप बाक्षी। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा फ्लेक्सी कैश स्कीम, क्या है फ्लेक्सी कैश स्कीम, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर MSMEs। और इसके अलावा वॉइस बैंकिंग की फैसिलिटी इन्होंने चालू की थी, वॉइस बैंकिंग, जिसमें ये iPal नामक एक ओमनी बॉट को इस्तेमाल कर रहे थे। फिर व्हाट्सएप सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप भी इन्होंने चालू किया था। तो ये हमने देखा अबाउट ICICI एंड अबाउट द सरल स्कीम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सेटअप करने वाले हैं ग्लोबल बिजनेस सेंटर। तो ये ग्लोबल बिजनेस सेंटर सेटअप करने वाले हैं, आपको बताना है कि ये किस सिटी में करने वाले हैं या फिर किस शहर में। तो ये करने वाले हैं पुणे में। क्या देख रहे हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम टू सेटअप द ग्लोबल बिजनेस सेंटर इन पुणे, और इस चीज को जो है स्टार्ट किया जाएगा 2021 से। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश यानी कि हमारे यूनाइटेड किंगडम, रिसेंटली हमारी तरफ से हमारे हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, जो कि है मिस गायत्री कुमार। तो ये आपको याद रखना है कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK इज गायत्री कुमार। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुणे की भी, तो पुणे के द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है संयम। फिर हमें पता है कि पुणे कहाँ की सिटी है, ये है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के हमारे CM हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यार। ऑलराइट, तो ये हमने रिवाइज किया, तो ये हमने देखा अबाउट ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसका जो है ग्लोबल बिजनेस सेंटर होने वाला है पुणे में। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलीज किया है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पूछ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के हमारे जो मिनिस्टर है वो है हर्षवर्धन। अब इस रिपोर्ट में जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि कितना टेम्परेचर राइज होने वाला है, किस तरीके से हमारे जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो है किस तरीके से रिलीज होंगी, कितना हमारे मॉनसून को फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इसमें फैक्ट्स के थ्रू बताई है। अब एक एग्जाम्पल आपको बताएं तो इनके हिसाब से टेम्परेचर का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर हम अच्छे से अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं, अच्छे से मिटिगेट करते हैं, तो करीब 2.7 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा इंडिया का बाय 2099। ठीक है, और अगर हम अच्छे से इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं तो करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके की सारी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमने देखी, जो कि दी गई है बाय द नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रिपेयर किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि विच बैंक विल कंप्लीटली डिजिटाइज इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस। कौन सा ऐसा बैंक है जो कि अपने जो है परिचालन को पूरी तरीके से डिजिटल कर देगा। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जितना भी ये लेंडिंग करते हैं, जितना भी ये ऋण देते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, MSME के लोन हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, उन सभी को पूरी तरीके से डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको याद आना चाहिए कि इनके अंदर इसमें जो है मर्ज किया गया है विजया बैंक को और कौन से बैंक को, देना बैंक को। तो देना बैंक और विजया बैंक हैव बीन मर्ज इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है हमारा वडोदरा में, और इसके जो हेड है यानी कि एमडी और सीईओ है मिस्टर संजीव चड्डा। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पूरी तरीके से डिजिटाइज होने वाला है। ओके, इसके साथ आपको याद होना चाहिए एक अबाउट NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है इकलौती ऐसी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटाइज होने वाली है। तो ये जो है रिसेंट न्यूज़ हमें याद करनी चाहिए। और हमने देखा BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अगला सवाल है कि विच सिटी टू गेट दी एयर वेंटी ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। तो आपको बताना है कि एयर वेंटी ऐप जो है किस शहर के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। तो ये रिलीज किया जा रहा है या फिर लॉन्च किया जा रहा है मुंबई में। ठीक है, क्या देख रहे हैं, एयर वेंटी। तो ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इन दी एयर वेंटी ऐप, और ये किया गया है मुंबई में। इस ऐप को जो है रिलीज किया गया है बाय द सिविक अथॉरिटी ऑफ मुंबई, पर इसे प्रिपेयर किया गया है ऑक्टावेयर के द्वारा, ऑक्टावेयर एंड प्रोबिटी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा, प्रोबिटी। तो हम देख रहे हैं एयर वेंटी ऐप के बारे में। तो इसी तरीके का एक ऐप जो है लॉन्च किया गया था, दिल्ली कोरोना ऐप, दिल्ली कोरोना ऐप। ये जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जितने भी ICU हैं, जितने भी वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी है, उन सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी। तो ये दिल्ली का है और एयर वेंटी मुंबई का है। मुंबई हमारा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से हमने रिवाइज किया यहाँ के CM मिस्टर उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो है मिस्टर भगत कोश्यारी। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट मुंबई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे हम मनाते हैं 18 जून को। ठीक है, 18 जून को हम मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है 2005 से, जब पहली बार ब्राजील में एक ऑटिस्टिक प्राइड परेड निकाली गई थी। ठीक है, तो 2005 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और एक तरीके का जो है रेनबो इन्फिनिटी का साइन होता है। रेनबो में रेनबो कलर्स आपको पता होंगे, रेनबो इन्फिनिटी का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी न्यूरल एक्टिविटी है उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ऑटिस्टिक आप जानते होंगे, तो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहना चाहिए, जिसमें वो इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से दुनिया को देखता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाते हैं। अब अगला सवाल है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग। तो इन्होंने करीब 41 माइंस को जो है कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल दिया है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने करीब 41 कोल माइंस को जो है ओपन कर दिया है फॉर कमर्शियल माइनिंग। कमर्शियल माइनिंग का मतलब आपको समझना है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे कोल माइंस को यूज कर सके, उससे जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सके। ऐसा जो है पहली बार नहीं हो रहा है कि कोल माइनिंग को हम जो है कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, कोल्स को हम कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल रहे हैं, बल्कि 1970s के पहले जो है कमर्शियल माइनिंग के लिए खुला हुआ था, पर उसके बाद इसको जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद यानी 1970s के बाद ये पहली बार जरूर है कि अब माइंस को खोल दिया गया है फॉर कमर्शियल माइनिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 20,000 जो है इतना इन्वेस्टमेंट होने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन एटलीस्ट 4 कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। तो इतना इन्वेस्टमेंट जो है हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कोल रिलेटेड फैक्ट्स बताएं तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है टू हैव द रिजर्व्स ऑफ कोल, यानी कि दुनिया में 4th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जिनके पास कोल के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा इंडिया का एम है कि करीब 100 मिलियन मेट्रिक टन्स का हम जो है कोल प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030। तो इस तरीके का गोल भी हमने सेट कर रखा है। तो हमने देखा अबाउट दिस कोल माइंस जो कि इनॉग्रेट किए गए हैं बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज का आखिरी सवाल है कि वेयर इज द गलवान वैली सिचुएटेड। तो गलवान वैली हमारी सिचुएटेड है लद्दाख में। आपने गलवान वैली के बारे में काफ़ी सुना हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ये न्यूज़ में भी चल रही है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं गलवान वैली। यहाँ पे क्या है, हमारी इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी टिफ चल रहा है, काफ़ी टक्कर की एक जो है वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। फेस ऑफ यहाँ पे चल रहा है। हमारी तरफ से काफ़ी सारे हमारे जवानों की डेथ भी हो चुकी है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी जो है मिलिट्री का नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पे एक काफ़ी टफ सिचुएशन चल रही है गलवान वैली में। तो इसके लिए आपको ये नाम ज़रूर जानना है कि लद्दाख पे जो है गलवान वैली हमारी है। और आपको पता होना चाहिए कि गलवान वैली इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच 2 कंट्रीज।
तो वो है इंडिया और चाइना। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज आपको याद रखनी है और गलवान वैली भी। तो इसी के साथ हमारे जो है आज के सारे न्यूज़ यहीं फिनिश होते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हु इज़ द फर्स्ट ह्यूमन हु हैज़ डन अ स्पेस वॉक एंड जो कि जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ में भी पहुंच चुकी है, जो कि है चैलेंजर डीप। तो ये है केथी सुलिवियन, केथी सुलिवियन। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाम। तो अब आज के लिए आपका सवाल है कि इंडिया का रैंक कितना है इन दी सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट जो है उनके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कितना है, तो ज़रूर हमें इसका आंसर बताइए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।